प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध को पढ़ने वाले हैं। तो हमने बुआई तक पढ़ लिया था कृषि पद्धतियों के अंदर। आज हम आगे शुरू करेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना, तीसरा चरण जो है कृषि पद्धतियों का। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इससे पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखी। तो आज हम शुरू करते हैं। तो खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो खाद एवं उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बार बार फसल उगाते रहते हैं खेत के अंदर, तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है? खाद एवं उर्वरक मिलाता है। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो इसका क्या कारण है? मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। अगर खाली नहीं छोड़ेंगे, लगातार फसल उगाएंगे, तो उस खेत के अंदर पोषकों की कमी होगी। फसलों के लगातार उगाने से फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, उन पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है? खाद देते हैं। यह प्रक्रम जो है वो खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर आपको भी खाना अपर्याप्त मिलता है, जितनी आपकी शरीर की ज़रूरत है उस हिसाब से ना मिले, तो आप भी कमज़ोर हो जाते हैं। उसी प्रकार से भी पौधों के लिए जो खाद है वो भोजन है एक किस्म से। तो अगर वो अपर्याप्त मिलेगी तो पौधे कमज़ोर रह जाएंगे। आगे, खाद एवं कार्बनिक जैविक पदार्थ। खाद एवं कार्बनिक जैविक पदार्थ जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों अथवा जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं, तो हमें ये चीज़ें पता हैं। तो आगे है क्रियाकलाप 1.2। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद बीज छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। चित्र 1.3। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिन बाद उसकी वृद्धि को नोट कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये लड़कियां जो है वो 3 गिलासों में इसी तरह का काम कर रही हैं और 7 दिन बाद उन्होंने देखा कि इस तरीके से पौधे जो हैं वो वृद्धि करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा जो वृद्धि है वो बी भाग में नज़र आ रही है, जिसमें हमने यूरिया डाली हुई है, उर्वरक डाली हुई है। सी में हमने कुछ नहीं डाला, ए में हमने खाद डाली है। तो खाद या उर्वरक के साथ पौधे की जो वृद्धि है वो इस प्रकार होती है। हमने देखा, क्या तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? बिल्कुल नहीं है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? तो ए और बी में ज़्यादा है, सी की बजाय। किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? तो बी के अंदर है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक क्या एक रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्रियों के अंदर त्याग किए जाते हैं और इसमें विशेष पोषक होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, आप नोट कर सकते हो। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके में एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम। तो ये कुछ उर्वरक के उदाहरण हैं। इनके उपयोग से
किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। अगर हम लगातार उर्वरक डालते रहेंगे खेत के अंदर तो उपजाऊपन जो है मिट्टी का वो कम होगा। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। उर्वरक डालते रहते हैं तो वो पानी में बह जाते हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। कौन सी खाद का? जैविक खाद का, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने से प्राप्त होती है अपशिष्टों के। अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ दो फसलों के बीच में कुछ समय खाली छोड़ दें, परती छोड़ दें जमीन को। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अगर खाद का उपयोग करेंगे तो मिट्टी का गठन सुधरेगा, पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो सकती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका क्या है, देखते हैं हम। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। तो पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण होता रहता था। तो फलीदार पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है। वो वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में बदलकर जमीन में डालते रहते हैं। इसलिए फलीदार पौधों को यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ जो नाइट्रोजनी यौगिक है अगली फसल के लिए भी जमीन में रह जाते हैं। तो इसलिए एकांतर क्रम में जो फसल उगाते हैं उसे कहते हैं फसल चक्रण। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनिस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब है आगे उर्वरक एवं खाद में अंतर। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस क्या होता है? सूक्ष्म जीव जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थों को गला देते हैं और गलाने पर जो काला पदार्थ बनता है वो ह्यूमस होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं उर्वरक की अपेक्षा, लेकिन ये जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाते, उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। तो ये खाद और उर्वरक में अंतर है। आगे है उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर हमने देख लिया। अब खाद के लाभ क्या हैं, देखो खाद के लाभ क्या हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इससे मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। अगर हम खाद डालेंगे तो मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये हमारे लिए लाभ हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगला जो चरण है वो है सिंचाई। क्या है? सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, हमें पता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। जो उर्वरक डालते हैं उसका भी अवशोषण किससे होता है? जल में मिलकर के होता है, पौधों की जड़ों द्वारा। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। तो आप अगर सूखी मिट्टी के अंदर बुआई कर देंगे, क्या बीज अंकुरित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो जल आवश्यक है, सिंचाई आवश्यक है। जल में घुले पोषकों के स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। अगर हम फसल को पानी देंगे तो वो पाले और गर्म हवा से भी रक्षा करेगा। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्नता होती है। यानी ऋतु के हिसाब से जो सिंचाई का समय है वो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे गर्मी में हमें जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा, सर्दियों में हम थोड़ा समय से दे सकते हैं। जैसे 15 की बजाय 20 दिन ले सकते हैं।
गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है? बिल्कुल होता है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे, मर गए थे वाष्पन के कारण से। अब सिंचाई के स्रोत पूछे जा सकते हैं। सिंचाई के स्रोत बताओ तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, तो सिंचाई की पहले जो पारंपरिक विधियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो पुराने समय से काम में लेते आ रहे हैं, आजकल काम में नहीं ली जाती। कुओं, झीलों या नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों से इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं, यानी उपयोग में कम लाए जाते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला तरीका है मोट या गिरनी। तो आप चित्र में देख सकते हो, इसमें गिरनी से एक बर्तन बना रखा है और गिरने से कुएं में से पानी खींच रहा है। क्या इस तरीके से हम बहुत सारे फसलों की सिंचाई कर सकते? नहीं कर सकते, तो ये आजकल काम ही नहीं जाता। इसके बाद में चेन पंप। तो चेन पंप भी आप देखो, चेन पंप में भी क्या है, इसी तरह से क्या है, खिंचाई की जा रही है पानी की एक चैन द्वारा। तो इस विधि से हम भी ज़्यादा सिंचाई नहीं कर सकते, ये पूरा बी में देख सकते हैं। इसके बाद में है डेकली। तो ये डेकली जो है, इस तरीके से खेत में से पहले पानी निकालते थे, वो भी आजकल काम में नहीं ली जाती। इसके बाद में है रहट, या जिसको उत्तोलक हम कहते हैं। देखो, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है। तो ये डेकली है, रहट, उत्तोलक, ये सारे क्या हैं, पारंपरिक विधि हैं। तो आज की विधियां जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सिंचाई की आधुनिक विधि जो है उनके बारे में देखेंगे। सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्नलिखित है। तो पहली विधि है छिड़काव तंत्र। ठीक है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, एक मोटर लगी है, मोटर से एक पाइप है और पाइप पूरे खेत में बिछी हुई है और जगह जगह पर नोजल लगे हैं, उस पर फुहारे लगे हुए हैं। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर गिरता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है, जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लौन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये जो है, इसमें पानी की बचत होती है। आप चित्र को देख सकते हैं, ये छिड़काव तंत्र है। इसके बाद में दूसरी जो विधि है वो ड्रिप तंत्र है। कौन सी विधि है? ड्रिप तंत्र। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो पानी है वो ड्रिप यानी बूंद बूंद कर गिरता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो जहाँ पर पानी की कमी होती है या ज़्यादातर इस विधि का उपयोग बागवानी के अंदर किया जाता है। तो आगे है प्यारे बच्चों, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी खरपतवार होते क्या हैं। तो फसली पौधों के साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं अपने आप, जिनको हम नहीं उगाते, उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेतों में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अगर खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो फसल के लिए जो जल है, पोषक है, उनको बांटेंगे, जिससे हमारी फसल कमज़ोर रह जाएगी, इसलिए उनको हटाना आवश्यक है। और कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने को खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। फसल उगाने से भी किसान खेत को जोतता है, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इससे
खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है, यानी फूल आ जाए खरपतवार के और बीज ना बने उससे पहले हम उसको उखाड़ें तो आगे वाले पीढ़ी में वो नहीं जाएंगे। खरपतवार पौधों को जड़ से उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। यानी जिन रसायनों का उपयोग खरपतवारों को हटाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसा कि चित्र 1.6 में आप देख सकते हैं, किसान जो है वो छिड़काव कर रहा है, ठीक है, खरपतवारनाशी का, जिससे हमारी फसल को नुकसान नहीं होता, लेकिन खरपतवार है जो मर जाते हैं। खरपतवारनाशी का छिड़काव कर रहा है। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। जैसे पहले बताया गया कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्प में बीज बनने से पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब खरपतवार के बाद में हमारी जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है। अब पकने के बाद क्या करते हैं? फसल की कटाई करते हैं। तो इसके बाद में अगला चरण जो है वो है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद इसे काटना कटाई कहलाता है, ये आपको पता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं हाथों से, अथवा उसे धरातल के पास से काट देते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग उसे 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो एक अनाज वाली फसल को पकने में कितना समय लगता है? 3 से 4 महीने। फसलों को कैसे काटते हैं? या तो हाथों से सीधा उखाड़ लेते हैं या दरांती की सहायता से काट लेते हैं। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। आपने देखा होगा, अब गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं की कटाई है वो दरांती की सहायता से भी किसान करते हैं। चित्र इसमें देख सकते हो 1.7 में ये दरांती हाथ में पकड़े हुए किसान है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसलों से बीज दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मशीन से काटें तो उस मशीन को हार्वेस्टर कहते हैं, और काटने के बाद फसल को जब निकालते हैं, बीजों को अलग करते हैं दानों से, तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य आजकल कंबाइन द्वारा किया जाता है। कंबाइन मशीन से द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। ये दोनों काम करती है, कटाई का भी काम करती है और दानों को निकालने का भी काम करती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर तो ये कंबाइन मशीन है। छोटे खेत वाले किसान जो है कंबाइन से अगर करेंगे तो उनको खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए वो फटक कर या विनोइंग कर अलग करते हैं। चित्र 1.9 आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, इन्हें किसान जला ले देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल को आग लगने का खतरा भी है। अगर पड़ोसी के खेत में कोई फसल पड़ी है उसमें आग लग सकती है, खुद की फसल भी पड़ी है तो उसी में भी आग लग सकती है। यह है विनोइंग, फटकना। इस विधि से भी छोटे किसान है वो निकालते हैं। चित्र में दिखा रखा है। तो यहाँ पर कटाई पर्व 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। जब फसल पक जाती है तो किसान को फल मिलना होता है, वो खुशी से झूम उठता है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल उसे मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई वर्ष के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू जुड़े हुए हैं। ये कटाई से पूर्व त्यौहार जो आते हैं, इसके बाद कटाई शुरू हो जाती है उनको मनाने के बाद। अब कटाई करने के बाद हम क्या करते हैं? दाने हमारे निकल जाते हैं, फसल हमारी निकल जाती है, तो उसका भंडारण हमें करना होता है।
अगला चरण क्या है? भंडारण। तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जो फसल हम निकालते हैं खेतों से उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम गीली फसल को ही टंकियों वगैरह में, बोरियों वगैरह में भर देते हैं तो उसमें जीव जंतु, जानवर जो होते हैं वो पनप जाते हैं और हमारी जो फसल है वो खराब हो जाती है। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उसकी नमी में कमी आ जाए। इससे कीट, पीड़कों, जीवाणुओं, कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। तो ऐसा ही करते हैं आप लोग भी। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों अथवा भंडार घरों में किया जाता है जिससे उनको ये साइलों हैं जैसा आप चित्र में देख रहे हो, इस सरकार के द्वारा इस तरीके से गेहूं को खरीदा जाता है और यहाँ भंडारित किया जाता है। इनको साइलो कहते हैं और ऐसे भी भंडार गृह में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका तापमान, कीटों, पीड़कों आदि से सुरक्षित रखा जाता है। अब आपने देखा होगा, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। तो ऐसा करने से भी क्या है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि उसमें नहीं होती, हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहती है। अब जंतुओं से भी भोजन हमें प्राप्त होता है। ये तो पौधों की बात थी। क्रियाकलाप 1 अपनी अभ्यास पुस्तिका निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। दूध हमें किससे प्राप्त होता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। यानी बहुत सारे पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाए, उसकी देखभाल की जाए, उससे दूध, घी, मक्खन आदि प्राप्त किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। तो मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जिस पाठ को हमने 2 क्लासों में पूरा कर लिया है। एक पार्ट 1 में आप देख सकते हो, पार्ट 2 में आप देख सकते हो। अगले क्लास में हम इसके अभ्यास के प्रश्न लेकर के आएंगे। तो एक बार फिर से जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।